संक्षिप्तीकरण जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया व छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। बहुत अच्छे, आपने तो पिछली क्लास का पूरा परिभाषा बता दी। ठीक है, तो ये समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। भूपेंद्र आप बताओ, समास कितने प्रकार के होते हैं? भूपेंद्र, अनुष्का, अनुष्का आवाज आ रही है बेटा? अनुष्का, अब क्या आवाज आ रही है मेरी? आकाश आवाज आ रही है? यस सर। मोना? यस सर। हाँ, आप बताए कितने प्रकार के समास होते हैं? 6 प्रकार के। अगर 6 प्रकार के। ये सामासिक शब्द क्या होता है, कोई बताएगा? फिर मृदुल, यस सर। ये सामासिक शब्द क्या होता है? चलिए, तो आज हम लोग समास और समास कितने प्रकार के होते हैं, इनकी भाषा में क्या उपयोगिता है और इनको किस तरीके से हम पहचानते हैं, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो समास, जैसे अभी आकाश ने बताया कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करना, यानी जो बिखरी हुई चीजें होती हैं उनको इकट्ठा करना और एक सुंदर सा रूप देना। आप लोग क्या करते हैं, अगर मेज पे आपकी कॉपी किताबें इधर उधर बिखरी रहती हैं और अगर आप लोग एक उसकी रो बना के रख देते हैं, तय बना के रख देते हैं, तो वो अच्छे लगने लगते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं, है ना? तो इसी प्रकार क्या होता है, जो भाषा होती है इसमें शब्द इधर उधर बिखरे रहते हैं और उनको हम एक जगह एक सटीक स्थान पे रख दें तो वो अच्छे लगने लगते हैं। ठीक, तो और तो इसका मतलब ये भी हो गया कि समास से हम जो हम वाक्य बोलते हैं उसमें सौंदर्यकरण हो जाता है, उसका वाक्य का छोटा सा रूप हो जाता है, तो वो उसमें उसमें गागर में सागर की तरह हो जाता है वो, है ना? इस तरह हो जाता है। अभी देखिए एकदम सही बताया था आकाश ने, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, मतलब संक्षिप्तीकरण एक प्रक्रिया
ना लिखें, तो वो शब्द है। ठीक है, इसी तरह शब्द समूह में भी प्रयोग करें तब भी वो पद है। अब ये शब्द समूह में प्रयोग हो रहा है पाप पुण्य, तो जो पहले वाला पद होता है पाप, उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जो अंतिम वाला होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ टर्म है, शब्द है जो आपको सीखने हैं समास के लिए। ठीक है, पूर्व पद बार बार आएगा, उत्तर पद बार बार आएगा, सामासिक शब्द बार बार आएगा। ठीक है, अब पद है, पहला पद क्या है, यानी पूर्व पद क्या है, इसमें पाप, उत्तर पद क्या है, पुण्य, और जो चिन्ह लगा है वो क्या है, पहले तो इसी को, ये क्या है आपका उत्तर पद। ये तो योजक चिन्ह हो गया, यहाँ पे योजक चिन्ह आपने जान लिया। अब मैं इसको इरेज कर दूं, योजक चिन्ह आपने जान लिया। ठीक है, ये आपका योजक चिन्ह हो गया। अब ये जो पद लिखे हुए हैं इनको शब्द ना कह के हम पद बोलते हैं। ठीक, ये पूर्व पद है आपका, पूर्व पद, और ये आपका उत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद में। ठीक, बाद वाला उत्तर पद। ठीक, एक और इसमें टर्म आता है, शब्द आता है समास में जो अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसको जानना चाहिए हमें, विग्रह, समास विग्रह। जब हम समास को तोड़ते हैं, जो सामासिक शब्द बना है समास की क्रिया से, जब हम उसको तोड़ते हैं यानी उसका अर्थ निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समास विग्रह। जैसे हमने इसको तोड़ा, योजक चिन्ह की जगह हमारे या आता है, या या और आता है, पाप और पुण्य। तो ये हमारा हो गया क्या, समास विग्रह। क्या हो गया, समास विग्रह। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका विग्रह। ठीक, और यहां से हमने ये किया, तो ये क्या शब्द बने हैं हमारे सामासिक शब्द। अगर हमने जोड़ दिया इनको, तो ये प्रक्रिया जो कहलाई वो क्या है, समास। ठीक, ये जो प्रक्रिया कहलाई ये क्या कहलाई, ये समास। ठीक, ये जो प्रक्रिया चली ये समास कहलाई, और इसको तोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाई, समास विग्रह। ठीक, अब द्वंद्व समास आपके समझ में आया। मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहूंगा। मुस्कान, आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ, ये बताइए, एक एक शब्द है दिन रात। ठीक, इसमें से पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है?
मुस्कान दिन रात में पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है? मेरी आवाज आ रही है ना? मुस्कान दिन। यस सर। हाँ, दिन क्या है? दिन क्या है? पूर्व। हाँ, दिन पूर्व पद है। और उत्तर पद क्या है? रात। ठीक, इसका विग्रह करके बताएंगी। इसका विग्रह करके बताएंगी। मुस्कान मुस्कान की आवाज नहीं आ रही। अब्दुल, हाँ, मुस्कान बताइए जल्दी। ठीक, मुस्कान ने इतना सही बताया है, दिन जो है पूर्व पद है और रात उत्तर पद है। ठीक है, अब इसका विग्रह करके बताएं। हाँ, इसका विग्रह करके बताएंगी। अफजा, अफजा आवाज आ रही है? अफजा की आवाज नहीं आ रही। अफजा, अब्दुल। यस सर। हाँ, इसका विग्रह करके बताइए। दिन रात। दिन इसका विग्रह करना है। दिन रात। दिन और रात। अब सही है, अनुष्का सही बोल रहे हैं ये। ठीक है, इसका विग्रह हो गया दिन और रात। तो इसमें पहचान, सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? इसमें एक योजक चिन्ह लगा रहता है। द्वंद्व द्वंद्व समास में एक योजक चिन्ह लगा रहता है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर परीक्षा में इस तरीके से आता है, माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य, ये उदाहरण आपने देखे हैं। इसके आगे अब एक ऐसा समास है कि आप लोग पहली बार पढ़ेंगे इसको। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। ठीक, जैसे नीलकंठ। अच्छा, आप में से कोई बताएगा नीलकंठ हम लोग किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं, है ना? क्योंकि उनका कंठ नीला रहता है, इसलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं। अब इसका अर्थ क्या निकलता है नीलकंठ का? अगर इसको अलग अलग करें, इसका समास विग्रह करें, तो अर्थ क्या निकलता है? नीला है कंठ जिसका अर्थ शिव। हाँ, तो अगर दो टुकड़ों में करें, उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें करें तो नीला, नील, या नील कंठ, या नीला प्लस कंठ, ये हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों प्रधान है क्या?
दोनों तो प्रधान नहीं है। नीला एक अलग चीज हो गई और कंठ अलग हो गया। नीला एक रंग है यानी विशेषण है जो कंठ की विशेषता बता रहा है? लेकिन यहाँ पे दोनों ही प्रधान नहीं है और जो अर्थ हम निकाल रहे हैं वो कोई तीसरा ही है। तीसरा ही है, वो है शिव जी, है ना। तो ऐसे शब्द, ऐसे सामासिक शब्द जो जिनके शाब्दिक अर्थ उनसे नहीं निकल रहे हैं और जो शाब्दिक अर्थ निकल रहे हैं वो किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, वही प्रधान है, उसी को हम मान रहे हैं। हम नीलकंठ कह रहे हैं, नीलकंठ अपने सिर पे गंगा को लिए खड़े हुए, गंगा धारण किए हुए खड़े हुए, तो हमारा अर्थ तो शिव जी से है, वही प्रधान है इसमें, है ना। तो जहाँ पे अर्थ उसका शाब्दिक अर्थ ना होके, उन दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ ना होके किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करें, वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। आपको मोना ये स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। हाँ, अब इसी तरह इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, अप्रधान का मतलब प्रधान ना हो, और समस्त पद इसमें क्या है? नीलकंठ, नीलकंठ समस्त पद है के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, सांकेतिक अर्थ क्या निकल रहा है? कोई अंत, और यही प्रधान है शिव जी। हम जब भी अपने वाक्य में नीलकंठ का प्रयोग करते हैं, हमारा इशारा शिव जी की ओर होता है। उसी तरह अन्य उदाहरण देख लीजिए, जो मेघनाथ की पत्नी थी वो सुलोचना थी, लेकिन सुलोचना का अर्थ क्या होता है? सुंदर है। लोचन जिसके मतलब नेत्र जिसके सुंदर है, उसको हम सुलोचना बोलते हैं। लेकिन सुलोचना अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका अर्थ मेघनाथ की पत्नी के लिए है, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। इसी तरह पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसके, या पीले हैं वस्त्र जिसके, वो हम श्री कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर सूर के पद में देखिए पीतांबर शब्द का प्रयोग किया है सूरदास जी ने। लंबोदर हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? क्योंकि लंब उदर का, उदर है, पेट जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए लंबोदर प्रयोग करते हैं गणेश जी के लिए। आप लोगों में से कोई और उदाहरण देना चाहेगा ऐसे? यस सर। कोई भी? हाँ, और विग्रह चंद्रशेखर। हाँ, ये चंद्र शेखर, चंद्रशेखर। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण। तो पूरा विग्रह करो बेटा। दशानन। चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? चंद्र है शिखर पर जिसके। चंद्र है शिखर अर्थात शिव। बेटा अर्थात जरूर लगाना है इसके विग्रह में, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम चक्रपाणी। हाँ, चक्रपाणी किसके लिए प्रयोग करते हैं? विष्णु जी। विष्णु जी के लिए। हाँ, ठीक है। हाँ सर रणछोड़ अर्थात कृष्ण। रण, रणछोड़
अर्थात श्री कृष्ण। रण मतलब इसका विग्रह, रण मतलब युद्ध, युद्ध को छोड़ने वाला, युद्ध से भागने वाला, उनको श्री कृष्ण को एक नाम ये भी दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला है द्विगु समास। अच्छा ये बताइए विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा रुको, हम किसी और से पूछते हैं, आकाश से नहीं। अफजा, मेरी आवाज आ रही है? अफजा, अनुष्का, अनुष्का, हृदय, हृदय, हाँ बेटा ये बताइए विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण बताइए। 10 और संख्यावाचक विशेषण उदाहरण बताइए बेटा। 10 आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। चलिए मृदुल, वो कह रहे 10। अच्छा 10, ठीक है। तो संख्यावाचक में संख्या रहती है ना। अब यहाँ पे आपके समास में ये प्रयोग होने वाला है। किस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, एक ऐसा भी समास है जिसमें संख्याओं का प्रयोग होता है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। जहाँ पे संख्याओं वाला समास आएगा आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये समास कौन सा है। देखिए यहाँ पे संख्या वाचक शब्द लिखे हैं कुछ, नवरात्र, नवग्रह। यहाँ पे नवग्रह का मतलब 9 ग्रहों का समूह, इसका हमने विग्रह किया तो इसका अर्थ निकल के आ रहा है 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब होता है तीनों लोगों का समाहार, समाहार का मतलब होता है समूह, है ना। तीनों लोग एक साथ मिला के क्या बोले जाते हैं? त्रिलोक। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आने का समूह, है ना। अठन्नी चलती है, देखिए किसी ने? अभी तो आप लोगों ने तो देखी, रुपए का आधा, है ना। दोपहर, 2 पैरों का समाहार, समाहार मतलब समूह। चौमासा, कोई और बताएगा ऐसे उदाहरण? ये भी मुझे लगता है आप लोगों ने 7वीं या 8वीं में पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? यस सर। हाँ 7वीं में पढ़ा होगा आप लोग। कौन सा पाठ से पढ़ा? चौराहा, चौराहा। हाँ हाँ हाँ, हमें याद आ रहा है आप लोगों ने पढ़ा होगा एक पाठ में जिसमें 2 मित्र थे, वो एक पेड़ पे चढ़ने वाले थे और एक मित्र दूसरे की सहायता कर रही थी। कुछ याद आया? उसमें एक शब्द आया था दुई शाखा, याद आया? हाँ, वहाँ पे इसका प्रयोग किया गया था भाषा की बात में।
तिरंगा। वो पाठ कौन सा था, कोई बताएगा? अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव, वेरी गुड। किसने बताया ये? मृदुल ने। किसने बताया? उमेश, वेरी गुड उमेश। तो इसको भी लिखने में कभी कभी गलतियां हो जाती। द्विगु समास, क्या गलती होती है? उमेश बताइए। उमेश, मेरी आवाज आ रही है? इसकी वर्तनी बताइए। द्विगु समास की अभी आपने देखी है। ये आपकी पुस्तक में कुछ ऐसे लिखा है, या प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे लिखा है।